और इसके लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। मेहमानों के स्वागत से लेकर उनकी सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। दुनिया भर से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था है। यह सम्मेलन खास क्यों है, भारत के लिए महत्वपूर्ण कितना है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार है। G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए मेहमानों के स्वागत की शानदार तैयारी की गई है, जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद रहेंगी। इनके सत्कार से लेकर सुरक्षा तक के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ऐतिहासिक इमारतों से लेकर दीवारों तक G20 के रंग में सब कुछ रंगा नजर आ रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह पूरा वर्ष G20 की अध्यक्षता वर्ष रहा है और देश के 52 शहरों में G20 के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और अब उस सम्मेलन की तैयारी है जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। आप स्वयं देख रहे हैं कि G20 की तैयारियां केवल 8, 9 और 10 तारीख तक सीमित नहीं रही है। यह पूरा वर्ष भारत की अध्यक्षता, G20 की अध्यक्षता का वर्ष रहा है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक एक कार्यक्रम में रुचि लेकर, जो पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत में केवल राजधानी मुंबई और 2-3 और शहरों तक सीमित होती थी, 52 शहरों में इस बार कार्यक्रम हुए। G20 जैसा कि नाम से ही जाहिर है 20 देशों का समूह है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि G20 सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड है। G20 देशों में दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। दुनिया की इकोनॉमी पर G20 देशों का बड़ा असर है। इस सम्मेलन में लिए गए फैसलों का इंटरनेशनल ट्रेड से लेकर वैश्विक मुद्दों पर प्रभाव होगा। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अर्मिडा ने कहा कि भारत से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। विदेशी मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव कहते हैं कि G20 की अध्यक्षता का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। G20 is the 20th largest economy in the world, and not to mention also the largest number of population globally. So therefore, expectation is very high, especially on the G20 leadership and commitment on the on the most pressing development issues and challenges. देखिए, G20 की अध्यक्षता का भारत की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा, पर ये नहीं कि कल या परसों, करीब साल, 1.5-2 साल में जाके फर्क पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण जो अर्थव्यवस्था को बेनिफिट होता है वो ये होता है, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि की, वो कंपनीज अपने देश की सरकार को देखती है। वो ये देखती हैं कि हमारे देश की सरकार दूसरे देश यानी कि इस समय भारत के साथ इसके रिश्ते कैसे हैं। अगर उन्हें दिखता है कि उनके देश की सरकार के भारत की सरकार और भारत के साथ रिश्ते स्टेबल, स्ट्रांग और बढ़ते जा रहे हैं, तब वो भी निवेश करने की ज्यादा सोचती है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ा मौका है और जब दुनिया भर के बड़े नेता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आने वाले हैं तो उनके स्वागत की भी जोरदार तैयारी की गई है। इस सम्मेलन से वैश्विक समस्याओं के समाधान निकलेंगे और दुनिया में भारत का रुतबा और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में जारी G20 सम्मेलन की तैयारियों के बीच पीएम मोदी आज आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे। आसियान से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को बताया कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। पीएम मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री का यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं।
वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। 21वीं सदी एशिया की सदी है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया। इससे पहले जब प्रधानमंत्री जकार्ता पहुंचे तो जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोग हाथों में तिरंगा लिए पीएम मोदी के अभिवादन के लिए खड़े रहे। आसियान भारत सम्मेलन में शिरकत करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर से ये बताया कि भारत के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी कितनी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि आसियान में सभी की आवाज सुनी जाती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आसियान सम्मेलन में भी वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना यही भारत की G20 अध्यक्षता की थीम है। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। उन्होंने एक नियम आधारित पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण की जरूरत भी बताई। पीएम मोदी ने कहा कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में सबके साझे हित है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। पीएम मोदी ने विश्वास जाहिर किया कि भारत और आसियान क्षेत्र के भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारत में G20 कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विदेशों के प्रतिनिधि भारत पहुंच रहे हैं और ऐसे समय में खुद पीएम मोदी का इस समिट में हिस्सा लेना भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के प्रति प्रतिबद्धता को बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पच्चीस सितंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाकुंभ होने वाला है और प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र यहां देने के लिए आने वाले हैं। महाकुंभ के कार्यक्रम स्थल का मुख्यमंत्री ने आज भूमि पूजन किया। आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। ये तैयारी है महाकुंभ की, ऐसे महाकुंभ की जहां कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के दिग्गजों का महाजुटान होगा। भोपाल के जम्बूरी मैदान में 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जहां पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रदेश के 64,000 से ज्यादा बूथों के 10 लाख कार्यकर्ता शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियां जारी है। महाकुंभ के कार्यक्रम स्थल का सीएम शिवराज ने भूमि पूजन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुनाव का आगाज करेंगे। कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर जो 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर 2023 के चुनाव को लेकर प्रत्येक बूथ से लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता महाकुंभ जो होगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करके चुनाव का आगाज करेंगे, विजय का संकल्प देंगे। तो आज उस स्थान का जहां पर सभा होगी, कार्यकर्ता महाकुंभ होगा, तो आज यहां पर भूमि पूजन
का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आज से हमारा एक कंट्रोल रूम यहीं पर इसकी शुरुआत हो रही है कि लगातार हमारे सभी कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों की दृष्टि से प्रतिदिन यहां पर बैठ करके उसकी रणनीतिक तैयारी में जुटेंगे। पीएम मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है। कार्यकर्ता महाकुंभ में ही जन आशीर्वाद यात्रा का भी समापन होगा। वीडी शर्मा ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को भी अपार समर्थन मिल रहा है। इस दौरान वीडी शर्मा ने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो झूठ बोला है उसके लिए उन्हें माफी मांगने की यात्रा निकालनी चाहिए। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम निकले हैं। 5 यात्राएं हमारी चल रही हैं। अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इन यात्राओं में जनता का मिल रहा है। अरे वो तो ये यात्रा निकालेंगे जो उन्होंने झूठ बोला था, उसका जाकर के जनता को बताएं और जनता से माफी मांगे कि हम माफी मांगने के लिए आए हैं कि हमने जो झूठ बोला था वो 15 महीने की सरकार में हम कुछ नहीं कर पाए, न किसानों के, न नौजवानों के, न महिलाओं के लिए। तो झूठ पर उन्हें माफी मांगने की यात्रा निकालनी चाहिए। तो एमपी में अब चुनाव की तैयारी के बीच भोपाल में अब पीएम मोदी हुंकार भरेंगे। कार्यकर्ता महाकुंभ के जरिए चुनावी आगाज करेंगे। प्रदेश बीजेपी आयोजन की तैयारियों में जुटी है। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, जहां पर आतंक का पर्याय बन चुका बाघ पिंजरे में आके आए। टाइगर रिजर्व की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस टाइगर को पकड़ा है। इस बाघ को पकड़ा कैसे गया, बड़ा दिलचस्प, देखते हैं ये। बेहद सधे हुए कदमों के साथ टीम आगे बढ़ रही है। जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं। एक भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। पाला खतरनाक शिकारी से पड़ा है। वो शिकारी जो 3 लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। इतना शातिर कि 7 हाथी दल, 72 वन कर्मियों की जंबो टीम लगातार 2 हफ्ते की सर्चिंग के बाद वो शिकंजे में आया। बात उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की उस बाघ की हो रही है जो आतंक का पर्याय बन चुका था। टाइगर रिजर्व के तालाकोर जोन के हरदिहा बीट में इस बाघ की दहशत थी। 3 लोगों को मौत के घाट उतार चुके इस बाघ से ग्रामीण इस कदर डर गए थे कि उसे इलाके से हटाने की जिद पर अड़े थे, जिसके बाद पार्क प्रबंधन ने बाघ को पकड़ने का मिशन शुरू किया। मचकेता जो मानपुर परिक्षेत्र का गांव है और उसके आसपास के क्षेत्र में जो मानव वन्य प्राणी द्वंद्व की स्थिति लगातार बनी हुई थी, तो बांधवगढ़ प्रबंधन द्वारा वहां से बाघ के रेस्क्यू को करने का प्रयास लगातार किया जा रहा था। तो आज सुबह प्रबंधन को सफलता मिली एवं मचकेता से लगे ताला परिचित के हरदिया बीट से एक नर बाघ को रेस्क्यू किया गया है, जिसे अभी सतत मॉनिटरिंग और उसके व्यवहार के अध्ययन के लिए बहरहा स्थित जो बाघ के बाड़े हैं उनमें रखा गया है। टाइगर को पकड़ने के लिए टीम तो बन गई, लेकिन यह मिशन इतना आसान नहीं था। ऐसे खतरनाक बाघ को पकड़ना बेहद जोखिम भरा था, लेकिन पार्क प्रबंधन ने भी ठान लिया था और आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद कोशिश कामयाब हुई। बाघ को पकड़ लिया गया। पार्क की रेस्क्यू टीम ने बाघ को पिंजरे में कैद कर बहरहा एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया, जहां टाइगर की निगरानी की जाएगी और व्यवहार में आए परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाएगा। विजेंद्र तिवारी, न्यूज़ 18, उमरिया। एशिया कप 2023 के ग्रुप स्टेज के मैच में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन कैंडी में खेले गए उस मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने भारत के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था। कोलंबो में भी ऐसा खतरा बना रहेगा, लेकिन इस बार पाकिस्तान की राह भी आसान नहीं रहने वाली। तो क्या भारतीय खिलाड़ी पिछले मैच से सबक लेने वाले हैं? दोनों टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के मुताबिक क्या स्थितियां बन रही हैं? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। कोलंबो है पाकिस्तान का काल, टीम इंडिया करेगी बुरा हाल। रोहित विराट नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कमर तोड़ेंगे। पाक खिलाड़ियों का धुआंधार प्रदर्शन।
भारतीय खिलाड़ी सुपर 4 में करेंगे कमाल। एशिया कप 2023 में अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। बाबर आजम की कप्तानी वाली इस टीम ने खास तौर पर अपनी गेंदबाजी से भारत, नेपाल और बांग्लादेश की बैटिंग को पस्त किया है। नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ तो उसने अपने मुकाबले जीते भी, लेकिन बारिश के कारण भारत के खिलाफ मैच पूरा नहीं हो सका। लगातार दमदार खेल दिखा रही ये टीम अब एक बार फिर टीम इंडिया से टकराने वाली है। तो एशिया कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का प्रदर्शन क्या कहता है, नजर डालिए। बाबर आजम 3 मुकाबले खेले, 2 इनिंग्स, रन 168 बनाए, बेस्ट स्कोर 151 रन। इफ्तिकार अहमद 3 मुकाबले खेले, इनिंग्स 1, 109 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 3 मुकाबले खेले, 2 इनिंग्स, 102 रन बनाए। पाकिस्तानी बल्लेबाज रंग में हैं, ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें रोकना भारतीय गेंदबाजों के लिए आसान नहीं होगा। वहीं भारतीय बल्लेबाजों का एशिया कप में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। भारतीय बल्लेबाजों पर भी एक नजर डालिए। रोहित शर्मा 2 मुकाबले खेले, 2 इनिंग्स, 85 रन बनाए। ईशान किशन 2 मुकाबले खेले, 1 इनिंग्स, 82 रन। शुभमन गिल 2 मुकाबले खेले, 2 पारी, 77 रन बनाए। ये तो दोनों टीमों के बल्लेबाजों की बात हो गई, जो साफ बता रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कहीं आगे हैं। ऐसे में चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठते हैं। टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े होते हैं। जब केएल राहुल जैसे खिलाड़ी फिट नहीं तो फिर चयन क्यों? बुमराह को जब वापस लौटना था तो फिर उनका चयन क्यों? बात बुमराह की उठी तो पाकिस्तानी गेंदबाजी पर भी नजर डालिए। हारिस रऊफ इनिंग्स 3 मुकाबले, 9 विकेट। नशीम शाह इनिंग्स 3 मुकाबले, 7 विकेट झटके। शाहीन अफरीदी इनिंग्स 3 मुकाबले, 7 विकेट लिए। पाकिस्तान के सिर्फ बल्लेबाजों ने ही अच्छा खेल नहीं दिखाया है, बल्कि गेंदबाजों ने भी अटैकिंग बॉलिंग की है। वहीं भारतीय गेंदबाज भी कुछ खास प्रदर्शन करते नजर नहीं आए। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 2 मैच खेले, 1 इनिंग्स, 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज 2 मुकाबले खेले, 1 इनिंग्स, जबकि 3 विकेट हासिल किए। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा किसी ने छाप नहीं छोड़ी है। ऐसे में अगर भारत को सुपर 4 में पाकिस्तान से जीतना है तो कमाल करना होगा। भारतीय खिलाड़ियों को अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, खासकर गेंदबाजों को, क्योंकि पिछले मैच में नेपाल जैसी टीम ने भारतीय गेंदबाजों के सामने 230 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, जो गेंदबाजी पर सवाल खड़े करते हैं। सवाल उस बल्लेबाजी पर भी जो अब तक रंग में नजर नहीं आई। तो क्या रविवार को जब भारतीय टीम मैदान में उतरेगी तो पाकिस्तान के सामने टिक पाएगी? भारतीय फैंस को ऐसे कई सवालों के जवाब का इंतजार है। क्या टीम इंडिया इन सवालों का जवाब दे पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब बात कर लेते हैं जन्माष्टमी के पर्व की। तो पूरे देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है और हर डूबा हुआ नजर आ रहा है, लीन नजर आ रहा है। श्री कृष्ण मंदिरों में दिन भर भक्ति का दौर चलता रहा और जैसे जैसे रात का वक्त करीब आता जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे उत्साह भी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होता जा रहा है। भक्तों की संख्या मंदिरों की तरफ बढ़ती जा रही है। मंदिरों में भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया, विशेष पालना डाला गया या झूला सजाया गया। अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। नन्हे मुन्ने बच्चे भी श्री कृष्ण के स्वरूप को धारण करते हुए, बच्चियां राधा जी के स्वरूप को धारण करते हुए नजर आए। स्कूलों में भी कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। खरगोन, आगरमालवा, शाजापुर और सीहोर की ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर भगवान श्री कृष्ण की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, कहीं पर दही हांडी का कार्यक्रम रखा गया, कहीं पर बाल गोपाल जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, उनकी श्री कृष्ण के रूप में उनकी एक कॉम्पिटिशन या कहें प्रतियोगिता आयोजित कराई गई।
और आइए अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर भी जाएंगे, जहां से पवन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी चलते हैं और वहां कैसा रंग है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, क्योंकि समय बेहद करीब आ रहा है भगवान के जन्म का, और कैसा रंग जमा हुआ है बता रही हैं हमारी सहयोगी ममता। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां जो है वो है, और थोड़ी देर में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, उसके पहले ये छत्र जो है वो ले जाया जा रहा है। और लगातार अगर हम बात करें तो श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह जो है वो यहाँ पर इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं उनमें दिखाई दे रहा है, और झूमते हुए नाचते हुए भगवान का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। 12 बजे भगवान जो है उनका जन्म होता है और यही वजह है कि उसके पहले तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो की जाती हैं। अभी राज्यपाल यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उनका भी विशेष स्वागत किया जा रहा है। और इस्कॉन जो है वो अलग तरह से यहाँ पर खासतौर पर अगर हम बात करें तो भव्य यहाँ पर तैयारी की जाती है और भव्य तरीके से यहाँ पर सजावट की जाती है। थोड़ी देर में चूंकि भगवान का अभिषेक किया जाएगा तो अभिषेक की तैयारियां यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, और अभिषेक की तैयारियों को लेकर जो है वो यहाँ पर पूरी तैयारियां शुरू हुई है। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भीड़ लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की आ रही है। सुबह जब पहाड़ से यहाँ पर मंदिर के पट खुले हैं तब से लेकर अब तक लगातार श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और इस्कॉन टेम्पल का दावा है कि करीबन लाखों की संख्या में जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और आप देखेंगे कि संकीर्तन यहाँ पर लगातार चल रहा है और झूम रहे हैं, बिल्कुल झूमते हुए। और ये अपने इष्ट की, अपने आराध्य के बस उनका प्राकट्य होने वाला है, और इसकी खुशी यहाँ पर देखते ही बन रही है। संस्कार धानी चलते हैं। मध्य प्रदेश के संस्कार धानी में भी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अनूठे तरीके से मनाया जाता है। झांकी सजाई गई है, मौजूद है वहां पर हमारे सहयोगी। सीधे पवन के पास चलते हैं, जानते हैं क्या माहौल, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई। पवन। बिल्कुल पुनीत, यहाँ संस्कार धानी में भी बेहद खूबसूरत माहौल बना हुआ है। इस वक्त हम प्रेम मंदिर में मौजूद हैं, जहाँ पर श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने के लिए, उनके जन्म का उत्सव मनाने के लिए पहुँच रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि मंदिर को कल से ही सजा दिया गया था और यहाँ पर भक्तों का आना, भक्तों का सिलसिला यहाँ पर शुरू है, जारी है। और ये देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा पर लोग पूजन कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, उनके जन्म का उत्सव मना रहे हैं। इसी के साथ में मंदिर के बाहर जो है संगीत संध्या का आयोजन किया गया है, और संगीत संध्या में गीत संगीत की प्रस्तुति है। राधा कृष्ण की झांकी भी यहाँ पर सजाई गई है, और लोगों का यहाँ पर शाम से ही लगभग 5 बजे से यहाँ पर लोगों का पहुँचना शुरू हो गया था। ये मैं आपको संगीत संध्या की और राधा कृष्ण के नृत्य की झांकी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कितना खूबसूरत एक माहौल बनाया गया है और कितने उत्साह के साथ, उल्लास के साथ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। वाकई में यहाँ की छठा बेहद अद्भुत है। भजन संध्या या कहें संगीत संध्या आयोजित की गई है, झांकी भी सजाई गई है। बहुत शुक्रिया पवन आपका भी, ममता आपका भी, ये तस्वीरें इस्कॉन मंदिर से पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।